नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। प्यारे छात्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार विषय सामाजिक से अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, है ना, कक्षा 10 से। तो प्यारे छात्रों, कक्षा 10 से प्रारंभ का जो अध्याय 1 है उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, हमारे जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। ठीक है, और हमारे राजस्थान का पूरे भारत में बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। नहीं न केवल हमारे राज्य का, बल्कि हमारे राज्य में रहने वाले सभी प्रकार के लोगों का सम्मान पूरे भारत में किया जाता है। जैसे ही हम भारत के बाहर जाते हैं और कहते हैं लोगों से देखो हम राजस्थान से आए हैं, ठीक है, तो उनके मन में राजस्थान का नाम सुनते ही रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की वीर गाथाएं, राजस्थान की शौर्य गाथाएं उनके दिमाग में गूंजने लगती है। क्योंकि प्यारे छात्रों, राजस्थान की इस पावन भूमि पर पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर प्रतापी, महाराणा प्रताप जैसे वीर बलिदानी, कालीबाई भील जैसी एक शानदार स्टूडेंट है ना, जो अपने गुरु के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देती है ना, पन्ना धाय जैसी माता जो अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। तो हमारे राज्य में ऐसे वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ। ठीक है, इसलिए पूरे भारत में, न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में राजस्थान को एक वीर भूमि, शौर्य की भूमि है ना के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है। प्यारे छात्रों, वर्तमान में हमारा जो राजस्थान है उसका नाम है जिला है, राज्य है उसका नाम है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर 33 जिले हैं। तो आपको पता होगा कि सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, आजादी के 2 साल तक भी हम ये तय नहीं कर पाएंगे हमारे इस एरिया का नाम क्या होगा। ठीक है, और फिर अंत में 30 मार्च 1949 को राज्य के सभी सर्वमान्य नेताओं, है ना, प्रशासन की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, है ना, राज्य के लोगों की तरफ से, सर्वमान्य सभी लोगों की सम्मति से, सर्वमान्यता से पूरे हमारे जो राज्य है उसका नाम रखा गया राजस्थान। क्योंकि आजादी के बाद हमारा देश जो आजाद हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अपने हिसाब से बांट डाला। जैसे कि यहाँ पे भारत में जैसे पंजाब है, तो प्राकृतिक या भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब, जो प्राचीन नाम था बंगाल है ना, तो बंगाल जो आज का पश्चिम बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये दोनों मिला के, चूंकि भाषा वहाँ की सेम भी सभी लोग बांग्ला बोलते थे, इसलिए पूरे एरिया का नाम क्या रख दिया था, बंगाल। ठीक है, और फिर बाद में इन अंग्रेजों ने हमारे व्यापार के लिए भारत में 2-3 नगर बसाए, जैसे कि बॉम्बे हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे गुजरात और महाराष्ट्र मिलाकर उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम रख दिया था। और फिर कोलकाता हो गया, तो कोलकाता तो बंगाली था, लेकिन एक और नगर बसाया था उन्होंने, मद्रास। ठीक है, तो जो आज का आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये पूरा एरिया को कहते थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इस तरह से उन्होंने कई नाम रखे थे। ठीक है, और फिर हमारा देश आजाद हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों के नाम रखे गए। लेकिन क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, तो राजस्थान में एक भाषा या एक जैसी संस्कृति नहीं थी, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस था। ठीक है, तो बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर एक नाम सुझाया गया और हमारे राज्य का नाम क्या रखा गया, राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, 1949 से पहले चूंकि हमारा जो राज्य है वह अलग अलग छोटे मोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पर मारवाड़ का राज्य था, मेवाड़ का राज्य था, हड़ौती का राज्य था, ढूंढाड़ का राज्य था, ठीक है, अमेर का राज्य था, जैसलमेर का राज्य था। तो ये छोटे मोटे कई सारे राज्यों में ये पूरा क्षेत्र बटा हुआ था। तो यहाँ के राजा किसी जमाने में संप्रभु थे, स्वतंत्र थे, कभी किसी के अधीन हो जाते, फिर स्वतंत्र होते, तो ये सब चलता रहा। ठीक है, तो जो राजस्थान की जो भूमि है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ से, जब से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ, तब से ही यहाँ के लोग यहाँ पर इस भूमि पर लोग निवास करते आ रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, जैसे हम इतिहास में जाए तो राजस्थान में हमारी जो प्राचीन पुस्तक है ना, प्राचीन इतिहास, उसमें अलग अलग स्थानों का उल्लेख मिलता है। जैसे हम उत्तर की बात करें, है ना, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कालीबंगा नामक स्थान मिला है, जो कि क्या है, हड़प्पा संस्कृति का एक भाग माना जाता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर प्राचीन समय में यहाँ पर एक घनी बस्ती थी और यहाँ पे लोग निवास करते थे।
इसी तरह से हम पश्चिम की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जैसे वर्तमान में जो जोधपुर संभाग है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मरुस्थल यहाँ पे मरु प्रदेश है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मारवाड़। मारवाड़, ठीक है। इससे पहले मरुस्थल था, इसलिए इसका नाम मरुवाड़ था। मरुवाड़ का शब्द से अपभ्रंश होकर क्या पड़ गया, मारवाड़, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे जाए हम तो यहाँ पर बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, ठीक है, तो ये जो जोधपुर का भाग है या जो बाड़मेर का जो एरिया है, इसके मुकाबले यहाँ पर इसके बनस्पति यहाँ पे केर के वृक्ष, झांटी के वृक्ष, बबूल के वृक्ष थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इस कारण यहाँ का नाम क्या पड़ गया, जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश, ठीक है। इसके नीचे आ रहे हैं हम तो हमारा जो उदयपुर हो गया, ये जो उदयपुर हो गया, ठीक है, सिरोही का कुछ भाग हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती थी इसलिए प्राचीन समय में इसका नाम रख दिया लोगों ने मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, ठीक है। मेर यानी बारिश, खड़ा, हेल्प मदद ऊपर से भगवान की, ठीक है, तो यहाँ पर मेरवाड़ा। और प्राचीन समय में समय के साथ क्या हो गया, ये नाम क्या हो गया, अपभ्रंश हो गए, मेवाड़ हो गया, ठीक है। इसके नीचे अगर हमारे यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, बागड़। ये वाला क्या कहलाता है, बागड़। तो इसका प्राचीन समय का ये नाम है, ठीक है। इसके अलावा हम ये झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, ठीक है, ये जो हमारा जो प्रदेश है तो उसको सामूहिक रूप से कोटा, झालावाड़, बूंदी, इसको हाड़ौती का प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है, हाड़ौती, ठीक है। और ये जो सिरोही का भाग है यहाँ पर हमारे जैसे अरावली पर्वतमाला यहाँ से इधर जाती है और ये यहाँ पे आबू पर्वत है। तो प्राचीन जो पुस्तक है यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है अर्बुदा प्रदेश, अर्बुदा प्रदेश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम महाभारत जाए, पुराण पढ़े, है ना, ऋग्वेद की तरफ जाए तो भी हमारे जो ये जो इतने प्राचीन ग्रंथ है यहाँ पर भी हमारे राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि मत्स्य, एक प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश था, वो जनपद व्यवस्था थी ना प्राचीन समय में हमारे भारत में, जनपद तो एक मत्स्य जनपद था या मत्स्य प्रदेश था, ठीक है। तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम भी मत्स्य प्रदेश उन्होंने रखा था। और ये प्राचीन समय में क्या था, मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद में अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे यहाँ पर अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और ये जयपुर का भाग हो गया, ठीक है। तो अलवर, भरतपुर, जयपुर का अलवर पूरा और जयपुर और भरतपुर का कुछ भाग, ठीक है। सामान्य रूप से ये कहता है कि मध्य प्रदेश के भाग थे। और इसकी जो राजधानी थी इसका नाम था विराटनगर, विराटनगर। इसके अलावा एक और जनपद का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है शूरसेन, ठीक है। शूरसेन जनपद है, जैसे ये हमारा हो गया भरतपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। तो ये जो एरिया था वो क्या कहलाता था, प्राचीन समय में शूरसेन के नाम से जाना गया। और शूरसेन की जो राजधानी थी वह थी मथुरा, ठीक है। और यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी आती है हमारे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात की तरफ जाती है, जो जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। तो माही नदी के जो बहने का जो स्थान था उसको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश। और इसके बाद ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है और ये टोटल यहाँ पे 56 गांव है, ठीक है। तो ये एरिया भी कहलाता था 56 का मैदान, 56 का मैदान, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, जैसे वर्तमान हमारी जो राजधानी है जयपुर, जयपुर के आसपास जो दौसा और ये वाला क्षेत्र है तो इसका प्राचीन नाम था ढूंढाड़, ढूंढाड़, ठीक है। और इसी तरह से जयपुर से ऊपर जाए तो सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और चूरू हो गया, ये सामूहिक रूप से इसका नाम था शेखावटी, शेखावटी, ठीक है। और ये इधर है हमारा जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड, जैसलमेर इसका प्राचीन नाम था मांड प्रदेश, को मांड प्रदेश कहा जाता था, ठीक है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से राजस्थान कई अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, है ना, अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, जो कभी जैसे मेवाड़ का राज्य हो गया यहाँ पे, है ना, मारवाड़ का यहाँ पे हो गया, बीकानेर का हो गया, यहाँ पे हाड़ौती का राज्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जैसलमेर का राज्य हो गया। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में ये राजस्थान किसी जमाने में बटा हुआ था, है ना। तो लंबा टाइम में 1949 से पहले ये इस तरह से बटा हुआ था। तो ये अपने आप में एक देश के समान थे, ठीक है, जो कभी स्वतंत्र होते, कभी किसी के अधीन हो जाते थे। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे थी। लेकिन फिर कालांतर में क्या हो गया यहाँ पे कि अंग्रेजों का पूरे भारत में कब्जा हो गया है, ठीक है। और जो हमारा जो बंगाल, भारत का देखें तो बंगाल हो गया, आज का जो तमिलनाडु का पूरा एरिया हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन पूरे एरिया में अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा हो रहा था, ठीक है। और इसके बाद परिस्थिति ऐसी होती है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर राजपूत शासकों का शासन था, राजपूत शासक। तो एक समय में तो राजपूत शासक बड़ी शक्ति थे, बड़ी ताकत माने जाते हैं। लेकिन फिर बाद में कालांतर में क्या हो गया कि एकता का अभाव हो गया, है ना, आपसी फूट और इस तरह की हो गई। और एक दूसरी शक्ति जो मराठी शक्ति है, ठीक है, तो मराठी शक्ति ने राजस्थान में बहुत सारे युद्ध किए, जिसकी वजह से यहाँ पे राजा कमजोर हो गए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। और मराठों के साथी थे पिंडारी। तो पिंडारी एक आक्रमण करने वाली एक जाति थी, जो झुंड में रहती थी, और वह राजस्थान में घुस गई और पूरे राजस्थान को लूटना शुरू कर दिया, तबाही मचाना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारे जो राज्य के राजा हैं वह भी बड़े परेशान हो गए और एक शक्ति की उनको आवश्यकता थी। तो इस तरह से क्या हो गया कि भाई उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत करना शुरू कर दिया, और अंग्रेज भी पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो वह भी राजस्थान पर अपना अधिकार या आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत चली रही थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो ये पूरे राजस्थान के एरिया का पूरा अध्ययन करता है, ठीक है, और पाता है कि देखो यहाँ पे एक बात कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेवाड़ का राज्य हो गया, राजा हो गए, तो वह राजपूत शासक है, मारवाड़, ठीक है, और डुंगरू बांसवाड़ा, हाड़ौती, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे कॉमन थी पूरे एरिया में। तो पूरे एरिया में यहाँ पर राजपूत शासकों का शासन था, राजपूत शासकों का शासन था। तो राजपूत शासकों का शासन होने की वजह से फिर जॉर्ज थॉमस ने इस पूरे एरिया का नाम रख दिया राजपूताना। तो जब हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है, जब यह अंग्रेजों के अधीन चला गया, धीरे धीरे सहायक समझौते या सहायक संधि के कारण धीरे धीरे एक एक राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो अंग्रेज इसको सामूहिक रूप से बोलते थे राजपूताना, है ना। एक पहचान के लिए उन्होंने पूरा एरिया का नाम रख दिया, जिसका नाम था राजपूताना। फिर इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी और होते हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो ये एक लेखक होते हैं और बड़े खोजी स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं। और जब ये राजस्थान में आते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति राजस्थान में होती है एजीजी के रूप में। तो जब यहाँ पे वो आते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि ये हमारे जो राजा महाराजा होते हैं उनकी आन बान शान देखकर ये बड़े प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर सोचते हैं कि यार मैं इन पे रिसर्च करो। तो सभी जितने भी राजपूत घराने थे या हमारे जो शासक वर्ग के राजवंश थे, ठीक है, उनका वह अध्ययन करते हैं और बड़ी उनको बड़ा शौक होता है, बड़ी रुचि होती है, ठीक है। तो बड़ी रुचि के साथ वह अध्ययन करते हैं। और फिर 1829 में वह एक पुस्तक लिखते हैं, एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर इस पुस्तक में इस क्षेत्र का नाम बताते हैं रायखान या राजस्थान रखते हैं, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक से, इसके संदर्भ से लेकर हमारे जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने 30 मार्च 1949 को हमारे राज्य का नाम क्या दिया, राजस्थान रखा। और तब से अब तक चला, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, हमारे जो से पाठ का नाम है राजस्थान का
इतिहास एक परिचय। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा राजस्थान के इतिहास में जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ पे जनसंख्या का निवास है, मनुष्य का निवास है। ठीक है, तो अब हम इतिहास का अध्ययन मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 है प्राक ऐतिहासिक काल, तो प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां उस समय को कहा जाता है मानव इतिहास के जहां पर मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा नहीं था। ठीक है, तो इस काल को हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये वो काल है जहां पर मनुष्य थोड़ा सा और विकसित हो जाता है, पढ़ना लिखना सीख जाता है। ठीक है, और हमारे पास वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हम हड़प्पा संस्कृति की बात कर ले, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ले, तो यहाँ की किलाक्षर लिपि हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हमें वस्तुएं यहाँ पे मिली हैं, लेकिन हम दुर्भाग्य से उस लिपि को या उस भाषा को हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम भाषा पढ़ना लिखना सीख जाए, उस कोड को डिकोड कर ले, ठीक है, तो हमें उस तात्कालिक उस समय की जो वास्तविक परिस्थिति थी, वह क्या कहना चाहते थे, क्या लिखा उसमें, वास्तविक जानकारी हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम पढ़ नहीं पाए। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले हैं या उस तरह का जो काल है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल का समय माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और लगभग 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और 600 ईसा पूर्व से लेके वर्तमान तक और आने वाले जब तक मनुष्य सभ्यता जीवित रहती इस पृथ्वी पर, ठीक है, तो तब तक का काल क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, अब हम प्राक ऐतिहासिक काल के हिसाब से राजस्थान के अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल जो होता है, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो प्राक ऐतिहासिक में पहला है पूर्व पाषाण काल। तो प्यारे छात्रों, एक जीव के रूप में हमने यहाँ पे जन्म लिया है, तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाले समस्त जीवों का पहला धर्म है खुद को जिंदा रखना। ठीक है, और खुद को जिंदा रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र प्लस शस्त्र, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो मनुष्य था, ठीक है, तो अब जिंदा रहना उसका धर्म है, तो धर्म निभाने के लिए क्या करेगा, वो भोजन खाएगा। ठीक है, तो भोजन तो आसानी से मिलेगा नहीं, उसको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो पेड़ पे अगर कोई फल लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो पत्थर मार के गिराएगा। ठीक है, किसी जानवर को है मारना है, तो वह पत्थर मार के उसको मार के फिर खाएगा। ठीक है, तो प्राचीन समय से हमने क्या कर दिया कि अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के रूप में हमने किसका उपयोग किया, पत्थर का उपयोग किया, पत्थर का उपयोग किया। ठीक है, पत्थर को ही क्या बोलते हैं, पाषाण हम लोग बोलते हैं। तो ये पत्थर क्या है, प्राचीन काल से जब से मनुष्य इस धरती पर अवतरित हुआ और वर्तमान समय तक पत्थर हमारा मित्र है, बेवक्त हमारे बहुत काम आता है, हमारी रक्षा भी कभी कभी ये कर लेता है। ठीक है, तो प्राचीन समय से हमने क्या कर लिया, पत्थर का उपयोग किया। लेकिन हम यहाँ पर जो पत्थर का उपयोग करते थे प्यारे छात्रों, तो हम सोच के नहीं करते थे, हम परिस्थिति को देख के करते थे। जैसे कि मान लो मनुष्य कहीं जा रहा है और उसको पेड़ पे दिख गया कोई फल, तो कोई भी पत्थर उठाया और उस पेड़ पे फल को मारा और फल को नीचे गिरा दिया। या हो सकता है कि कोई जानवर मिल गया और जानवर को फटाक से कहीं से भी उठाया, पत्थर उठाया और जानवर को मारा। ठीक है, और उसको तोड़ा फोड़ा और उसको खा लिया। ठीक है, तो ये जो काल था, यहाँ पर हमने पत्थर का तो उपयोग किया, लेकिन पत्थर को अपना साथी नहीं बनाया। ठीक है भाई, प्रकृति में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, तो जैसे ही आवश्यकता हुई पत्थर उठा लिया, उसको यूज कर लिया और पत्थर को फेंक दिया।
ठीक है, ऐसा किया। फिर सालों तक हम पूर्व पाषाण काल में जिए। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, होता क्या है कि जब जनसंख्या कम होती है, मतलब लोग पूर्व पाषाण काल में लोग कम थे और खाना क्या है, अधिक था, ठीक है। तो अब खाना अधिक है, हाँ, तो अब जैसे मान लो कि कोई जानवर है, उसमें दो या तीन व्यक्ति खाने वाले हैं और जानवर के बड़ा, उन्होंने पत्थर मार मार के जानवर को मार दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद उनको जितनी आवश्यकता थी उन्होंने उतना खा लिया, बाकी जो खाना बचा हुआ था उन्होंने फेंक दिया, ठीक है। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते क्या हो गया कि अब खाना मिल रहा है ना, पत्थर हमारा साथी बन गया है, तो खा पी के व्यक्ति क्या करेगा, मतलब इंसान की क्या है, तादाद बढ़ गई। तो अब मध्य पाषाण तक जनसंख्या बढ़ गई। अब क्या हो गया कि लोग खाने वाले अधिक है और खाना क्या है, कम है। तो अब ऐसी कंडीशन में मनुष्य क्या करेगा कि आपके पास जो खाना है तो उसका पूरा का पूरा उपयोग करना पड़ेगा, है ना। उसकी जो भी खाने लायक भाग है वह उसको पूरा खाना पड़ेगा। तो उसको पूरा खाने के लिए क्या है, हमें और हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो अब जो पत्थर लेगा मनुष्य, वह क्या करेगा, है ना, वह ऐसे कोई साधारण कोई उठा के ऐसा नहीं लेगा, वो खास पत्थरों की तलाश करेगा जो कि चीरने के ब्लेड वाले ना, सरफेस वाले वो पत्थर लेगा, ठीक है। तो चीरने के काम में लेगा, फाड़ने के लिए काम में लेगा, किसी को तोड़ने के लिए काम में लेगा, ठीक है। तो खास तरह के पत्थर यहाँ पे उपयोग किए जाते थे, ठीक है। तो विशेष प्रकार के, है ना। तो अब क्या हो गया कि ये जो पत्थर है, ये जो हथियार है, ठीक है, अब इसकी क्या हुई, ये प्रॉपर्टी बन गई, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे मनुष्य ने प्रॉपर्टी, सबसे पहले कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो पत्थर अपने साथ में रखना शुरू किया, ठीक है। तो ये खास तरह के पत्थर थे जो हर जगह उपलब्ध नहीं थे। तो अब उसको पता था कि भाई देखो, मेरे को जिंदा रहने के लिए, हाँ, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मुझे खाना खाना है। तो खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी खाना आ गया उसको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा, ठीक है। तो वह इस तरह से पत्थर को उसने अपना साथी बनाया, ठीक है। तो कई सालों तक इस तरह से चलता। मध्य पाषाण काल से फिर इसके बाद वह नव पाषाण काल में आता है। नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य और विकसित होता है, और विकसित होता है। और अब इसका हथियार क्या है, नुकीले पत्थर, है ना, धार वाले पत्थर। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य अपना और विकास करता है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पत्थर, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, वह पत्थर को तराशेगा और सुंदर बनाएगा, क्योंकि वह उसका एक साथी हो गया। तो अब क्या हो गया कि उसका उपयोग नहीं करेगा, वह उसको सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, है ना, उसको और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसको तराश के, है ना। तो नव पाषाण काल के दौरान जो हमारे को अवशेष मिले, तो उसमें जो कुल्हाड़ी मिली है, जो चाकू मिली है, जो छुरे टाइप के जो पत्थर मिले, वो बिल्कुल तराशे हुए, बिल्कुल नक्काशीदार किए हुए हैं। तो ठीक है। तो प्यारे छात्रों, इस तरह से मनुष्य ने पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तक अपना सफर शुरू किया। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से मनुष्य पाषाण काल से निकलकर धातु युग में प्रवेश करता है। धन्यवाद।